is a YouTube channel Education for All. Today guys we come up with the full explanation of the chapter सवा सेर गेहूँ from the book मुंशी प्रेमचंद की 10 श्रेष्ठ कहानियाँ from class 8th. Let's get started. तो इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें एक होता है सक्षम नाम से बंदा होता है सक्षम। तो वो क्या करता है, वो ना खेती बाड़ी करता है, मजदूर मतलब किसान होता है एक कह लो। तो उनको ना ज़मीन दी होती है किसी ने। तो वो ब्राह्मण होते थे, आपको पता ही है ब्राह्मण सबसे अमीर होते थे, जो गोरे लोग होते थे तो वो सबसे अमीर होते थे। तो उन्होंने लैंड वगैरह दिया हुआ था, क्योंकि उनके पास पूरा एक गांव टाइप का लैंड था, पूरा एक शहर ही था समझ लो। तो कई सारे उसमें मतलब खेत थे। तो एक खेत किसी को दे दिया, एक खेत किसी को दे दिया। तो जो किसान लोग काम करते थे उनको घर भी प्रोवाइड करते थे वो। तो उनको क्या करते थे, एक साल में 2 बारी उनको पंसेरी चरानी पड़ती थी। पंसारी सॉरी। तो पंसारी क्या होती है, 5 केजी गेहूँ। तो ऐसे देखो कई सारे खेत है, मतलब 40 खेत है और 40 किसान हैं। तो अगर एक खेत से उसको 5 किलो वो जा रहा है, क्या कहते हैं, गेहूँ जा रहा है, तो उसके पास तो कितना ही सारा राशन भर जाता होगा 40 किसानों से। 200 किलो अगर हम 40 × 5 करें तो 200 किलो बन जाएगा। तो देखो कितना सारा वो कमा लेते थे। और अगर हम दोनों मतलब 2 बारी वो लेता था तो 2 बारी में वो 400 किलो हो जाता होगा। तो देखो कितना सारा वो कलेक्ट कर लेते थे ब्राह्मण। तो एक बार ही क्या हुआ, जो सक्षम था ना अपना, उसको ना क्या हुआ, मतलब वो बहुत ही अच्छा आदमी था। वो जो है कोई भी आता था, कोई भी जाता था, उसको कोई भी मतलब उसके जो भी द्वार पे आता था उसको कभी भूखा नहीं जाने देता था। कभी थोड़े पैसे दे दिए जो उसके पास हैं, कभी खाना बना के दे दिया। तो एक बार ही क्या हुआ था, उसके घर ना एक ब्राह्मण आया, या फिर पंडित मान लो। तो वो आया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बोलते कि मतलब उसने वो कहा कि मेरे घर तो जाट का आता है। तो जाट के आटे की मतलब रोटी तो मैं खिला नहीं सकता। वो होता है जो जौ का आटा। तो वो क्या होता है, उसमें मतलब आटे में वो कुछ ख़राब आटा होता है, मतलब जो ख़राब बच जाती है ना चावल की फसल, उसको बोलते हैं जौ का आटा। तो उसकी तो अब वो खिलाएंगे नहीं रोटी। तो उन्होंने क्या करा, जिनको वो देते थे ना पंसारी, जो भी ब्राह्मण था, तो उसने क्या करा, उससे उधार मांग ली 1.25 सेर गेहूँ 1 किलो। और उसने अपनी वाइफ को बोला, इसको मतलब पहले चक्की पीसना था, चक्की पीसने वाला होता था। तो पहले उनको पीसनी पड़ती थी, तो पीसने में भी आधा 1 घंटा लग ही जाता था। तो जब वो पीसते थे, पीसने के बाद उन्होंने फिर रोटी बना दी, 5-6 रोटियां बना के उनको दे दी, 5-6 परांठे रोटियां जो भी आप समझ लो, वो बना के उनको दे दी। तो क्या हुआ, अगली बारी जब उसको पंसारी देनी थी उस ब्राह्मण को, तो क्या हुआ, उसका तो अभी 1.25 सेर गेहूँ भी पेंडिंग था ना। तो उसने क्या करा, जो पंसारी होती है उसमें थोड़ी और मतलब और गेहूँ मिला के उसको दे दी। उसने देखा नहीं, मतलब हाँ उसने दे दी। और उसने देखो इसकी नादानी देखो, उसने ये तक नहीं बताया कि ये आपकी और बाकी जो मैंने 1.25 सेर गेहूँ ली थी ये आपका उतना आधा है। उसने कुछ बताया नहीं। उसने 5 किलो तो दे दिया, 5.5 गेहूँ, 5.5 किलो उसने गेहूँ दे दी, पर उसने बताया ही नहीं, बल्कि देनी तो थी 5 किलो। तो उसका आधी किलो उसने और दे दी, ताकि वो सारा 1 किलो उसका सारा वो कट जाए, उसका सारा कर्जा माफ़ हो जाए। तो 7 साल ऐसे ही बीतते गए। फिर 7 सालों के बाद ना मतलब वो मजदूर बन गया था। उसको अपने भाई के साथ लैंड शेयर करना पड़ा, उसका एक बैल भी उसका भाई ले गया था, और मतलब मजदूरी करने लग गया था वो। तो क्या हुआ, एक बारी जब वो रास्ते से जा रहा था तो ब्राह्मण आया, पूछता, अरे तुम क्या कर रहे हो, पिछले 7 साल से तुमने मेरा वो नहीं दिया कर्जा, मेरे से तो तुम ले गए थे 1.25 सेर गेहूँ, दबाने चाहते हो क्या, खाना चाहते हो क्या। बोलता, अरे क्या बात कर रहे हो साहब जी, मैंने तो आपका कर्जा कब का लौटा दिया। अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारा 5.5 मन अभी बचा है, 7 साल में कर्जा इतना हो गया 5.5 मन। तो 1 मन में होते थे 40 किलो। अब आप सोच लो 5.5 मन उसने देने थे तो कितना हो गया। तो काफ़ी सारा हो गया वो। तो वो काफ़ी टेंशन में आ गया, अरे मैंने तो दिया था आपको। वो बोलते कि मतलब या तो तुम पर्ची पे लिख लो इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा,
तो उसको देने थे 65 रुपीज़। तो 65 रुपीज़ तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि 1 रुपये की कॉस्ट 100 मतलब 100 मानी जाती थी। 100 रुपये मानी, 1 पैसे की कॉस्ट 100 मानी जाती थी, 100 रुपये। तो मतलब आप समझ लो कितना ज़्यादा था कर्जा। तो और उसमें 3.5% ब्याज और ऐड कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा बन गया वो। तो उसके बाद क्या हुआ, वो टेंशन में आ गया। फिर उसने ना 6 महीने तक लगातार मेहनत करी। वो शाम की और सुबह की रोटी छोड़ के दिन रात मेहनत कर देता था, और उसने 1 साल के एंड तक 60 रुपये कमा लिए थे। और उसने कहा ये 60 रुपये आप रख लीजिए, मैं आपको बाकी के 15 रुपये बाद में दे दूँगा। वो बोलता अरे मेरे को पूरे पैसे ला के दो, या तो और कर्जा तुम पे चढ़ेगा, मेरे को तो पूरे पैसे चाहिए। तो वो क्या करता है फिर, 60 रुपये का भी, हाँ, तो 60 रुपये तो उसको देने ही थे और साथ में 15 भी देने थे। तो वो काफ़ी टेंशन में आया, मतलब उसको अभी चाहिए थे। तो उसने बोला कि तुम मेरे मतलब पैसे लौटाओ कैसे भी कैसे करके। तो मतलब वो फिर क्या करता है, वो ना फिर अब घर पे ही बैठ जाता है। उसने कहा छोड़ो ब्याज वगैरह, जब मर जाऊँगा तब तो छोड़ ही देगा ब्याज मेरे को। तो वो क्या करता है कि मतलब फिर ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद ब्राह्मण दोबारा से घर पे आता है, बोलता है अरे कब तक दोगे पैसा, तो और भी डबल हो गया है, और भी ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो वो कह रहा कि मतलब ब्राह्मण बोलता कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है कि या तो तुम मेरे गुलाम बन जाओ और मेरे खेतों में काम करो और मेरे को रोटी दो, मेरे को रोटी बना के दो और चक्की पीस के दो। तो वो पहले तो थोड़ा सा इनकार कर देता है, पर बाद में उसको मानना पड़ता है। फिर क्या वो बोलता है अरे तुमको जाना ही पड़ेगा, या तो मेरे पैसे दो सारे, तुम्हारा भाई यहाँ पर काम कर लेगा या फिर बेटा यहाँ पर काम कर लेगा, अब तो वो वैसे भी बड़ा हो चुका है, तुम चलो मेरे साथ। तो ऐसे 20 साल तक वो उसका गुलाम बन के रहा। 20 सालों के बाद वो गुजर गया। फिर उसने उसकी बेटे की गर्दन पकड़ ली। फिर अब बेटा जो था वो भी यंग हो गया था। तो मतलब फिर यही चैप्टर की एंडिंग है गाइस। अब आप देख ही रहो कैसा चैप्टर था ये। तो आपको मज़ा भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।